5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमको ये बताना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब इस क्वेश्चन में देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ रफ पर देखिए, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली। अच्छा ये बताइए कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली, 999। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की और ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। ठीक है, इसके बाद जो इसके पहले जो 99 होगा उसमें तो 2 अंक हो जाएंगे, तो ये संख्या तो नहीं लेना। 3 अंकों की मतलब ये 100 सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है 999। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि 7 से विभाज्य हो जाए। अब इसका क्या मतलब है कि 7 से विभाज्य, क्या 100 7 से विभाज्य होता है? नहीं। तो इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी जो कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 100 है उसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 बन जा 7 और यहाँ बचेगा 3। अब ये 0 है, यहाँ अगर हम 0 लिख देते हैं 30 हो जाएगा। क्या 7 का टेबल 30 में जाता है? नहीं, तो नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ 5 होता, ठीक है, अब यहाँ कुछ संख्याएं बढ़ाएंगे, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 होता, तो 7 5 जा 35। इसका मतलब जो पहली संख्या 7 से डिवाइड होगी वो 105 होगी। ठीक है, इस तरह आप भी निकालिए कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105, तो जो पहली संख्या है वो 105 हो जाएगी। ठीक है, ये इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो इसमें 7 और जोड़ देंगे। जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। उसके बाद कितना 119 और डैश डैश डैश। अच्छा, लास्ट संख्या कौन सी होगी? अब ये 999, ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब क्या, इसको भी हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 1 जा 7, घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 9, तो 7 4 जा 28 और यहाँ 1 बचेगा, ये 9। अब देखिए क्या ये 7 का टेबल इस 19 को पूरा पूरा कट कर पाएगा? नहीं। तो 7 2 जा 14। इसका मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तब तो 14 बनेगा। इसका मतलब फिर यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था। तो फिर कह सकते हैं कि 994 ये संख्या लास्ट संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने 999 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 से विभाज्य लेना था ना, पर ये तो होती नहीं थी। तो हमने एक अनुमान लगाया कि 100 सबसे छोटी संख्या है, 999 सबसे बड़ी संख्या है, इसके बीच में ही कुछ संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने इस तरह डिवाइड करके फिर ये संख्याएं निकाली हैं। ठीक, तो एक हमारी सीरीज बन गई। अब जब सीरीज बन गई है तो बस जो हमें पूछा है, क्या पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। अब कितनी संख्या है, इस कितनी संख्याएं का मतलब कि ये n पूछा है, तो n तो फाइंड आउट करना है हमको, क्वेश्चन मार्क। ये a दे रखा है, a इक्वल्स टू क्या 105, और d कितना है 7। क्यों 7? क्योंकि इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो 7, वैसे भी ये 7 दे ही रखा है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए या फिर यहाँ से घटा के देख लीजिए, तो d तो 7 है ही है। उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो an होता है, an या tn आप कुछ भी लिख लीजिए। तो ये हो गया 994। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे बस, और जो ये n है n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए कैसे देखिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 994 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और d की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में 7 कर देंगे। अब ये 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में 7। अब इसमें से ये वाला घटा देंगे, तो 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। अच्छा, और यहाँ 8, तो 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हमारा 889 आ गया इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब जो ये 7 है, 7 कहाँ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, इस तरफ लिख देते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो 7 बन जा 7, फिर 7 बन जा 7, यहाँ 1 बचेगा 18 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, यहाँ 4 बचेगा 49, तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जो माइनस 1 है, ये जो माइनस 1 है यहाँ प्लस में आ जाएगा, यानी 107 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो फिर n की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, क्या 128, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो 128 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पूछा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, तो फिर 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य होंगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से
विभाज्य होंगी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूरा, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 अंकों के कितने गुणज हैं। सेम क्वेश्चन जो हमने 13 किया वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, कितने तो मतलब हमें n तो निकालना ही निकालना है, n तो हमें फाइंड आउट करना है। अब 10 के बाद पहली संख्या कौन सी है जो 4 से कट हो जाती है, तो 10 के बाद जो पहली संख्या है वो 12 होती है जो 4 से कट हो जाती है, तो पहले तो 12। दूसरा 12 में हम 4 और जोड़ेंगे क्योंकि 4 के गुणज है तो मतलब 16। उसके बाद कितना 20 और ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब क्या ये 250 जो है वो 4 से कट होता है, नहीं कट होता है, तो फिर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो कि 250 के बीच में ही रहे। देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर हम 250 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 छंग 24, यहाँ 1 यहाँ 10। तो अब देखिए 4 का टेबल अगर हम 10 में करते हैं तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ अगर 8 होता, ठीक है, अगर 8 होता तो 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 बच रहा है, तो यानी 2 यहाँ से कम कर दें तो 250 से अगर हम 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। अब 200 जो 48 है ये 4 से पूरा पूरा कट हो जाता है भाई, देखो ये 4 से पूरा पूरा कट हो रहा है ना, क्योंकि 4 छंग 24 और ये 8, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 248 है ये लास्ट संख्या है, यानी कि 250 के पहले 248 ही है जो कि 4 से कट होती है, तो हमें जो लास्ट टर्म लेना होगा 248 लेना होगा। तो हमारी सीरीज बन गई, जब सीरीज बन गई तो n की वैल्यू आराम से निकल आएगी। कैसे, a बराबर 12 और d बराबर कितना 4 और n बराबर तो फाइंड आउट करना है, और an, अच्छा an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है 248। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 248 और ए की वैल्यू 12 प्लस एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और डी की वैल्यू कितना 4 तो लिख देंगे। अब 248 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 4 आगे ले लेते हैं, एन माइनस 1 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब घटा देंगे तो 8 में 2 गया तो 6, 4 में 1 गया तो 3, और ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 बचेगा 36, तो 4 नाम 36। 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या n, n इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पर हमारा ये 60 आ रहा है, ये देखिए, ठीक है 60 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे अंक हैं जो कि 4 से कट हो जाएंगे, जो कि 4 के गुणज हो जाएंगे। तो फिर लिख देंगे कि इसका आंसर यहाँ पर कि 10 और 250 के बीच में, ठीक है, कितने 60 ऐसे 4 के गुणज होंगे। बस हो गया हमारा आंसर, ये हमें लिखना था लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, अब पहली समांतर श्रेणी इसमें ये दे रखी है इतनी, ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी ये है, तो जो दो समांतर श्रेणियां हैं के nवें पद बराबर होने चाहिए, यानी इसका और इसका जो nवां पद है वो किस मान के लिए बराबर होना चाहिए, यानी कि हमको n का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए जो पहली सीरीज है वो लिखेंगे क्या 63, 65, 67 एंड डैश डैश डैश, और दूसरी सीरीज जिसको इस तरफ लिखेंगे 3, 10, 17 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। अब a की वैल्यू इस सीरीज में क्या है 63 है, और इस सीरीज में d की वैल्यू क्या है, तो 65 से अगर हम 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा, और लास्ट टर्म तो दिया नहीं, शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, n की वैल्यू निकालनी है तो ठीक निकालेंगे बाद में। चलिए, इसमें क्या है a बराबर 3 है और d बराबर 10 में 3 गया तो कितना 7 है, और इसका nवां पद तो an मान लेंगे, और n तो क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, इसमें भी इसका an जो nवां पद है वो जो an है वो an मान लेंगे, और जो n है ये तो कॉमा है, ठीक है, जो n है वो क्वेश्चन मार्क है। अब जो इसका an होगा, इसका an क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इस वाले का an क्या होगा, an इज इक्वल्स टू वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या a की वैल्यू क्या 63 प्लस एन माइनस 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और d की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। इसमें देखिए a n इज इक्वल्स टू क्या 3 प्लस
n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना 7, तो 7 लिख देंगे। अब जो ये वाला an है और जो ये वाला an है दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो ये पद होंगे कि nवें पद बराबर है। तो nवें पद मतलब ये an इसका और इसका an दोनों बराबर है, तब तो भाई n की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार ये और ये इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मतलब है 63 प्लस n-1, यहाँ 2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या 3 प्लस n-1 इंटू 7, इस तरह से लिख देंगे। अब ये 63 जो है ये यहीं पर रहेगा, तो लिख देंगे 63 और 3 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये जो 7 लिखा हुआ 7 n-1 ये यहीं पर लिखा रहेगा, और जो ये है 2 n-1 ये वहां जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 n-1, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 63 में से अगर 3 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ 7 में से अगर 2 घटा देंगे तो 5, तो 5 n-1 ऐसे लिख देंगे। जो ये 5 है ये बटे में आ जाएगा, इसका मतलब 60/5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 कट कर देंगे तो 12 आ जाएगा ये, तो इसका मतलब है 12 इज इक्वल्स टू n-1। फिर आगे लिख देंगे n-1 इज इक्वल्स टू 12, और फिर n इज इक्वल्स टू 12 ये वहां चला जाएगा तो प्लस का 1, इसका मतलब ये कितना 13 हो जाएगा। तो nवें पद के बराबर होंगे, हमें ये पूछा था, मतलब 13वां पद कौन सा पद होगा इसमें, n इज इक्वल्स टू 13वां पद, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा पद है जब दोनों के मान इक्वल होंगे, तो वो 13वां पद ऐसा होगा जब दोनों के मान इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो एपी ज्ञात करना है, ये कट है यहाँ पर, वो एपी ज्ञात करना है। तो क्या बोला है, तीसरा पद 16 है, इसका मतलब जो T3 है हमारे पास वो क्या है 16 है, सीधी सी बात। तो जो ये T3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d ऐसे ही लिखेंगे ना, यहाँ पर 16 लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और बोला है कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको लिखेंगे कि जो 7वां पद है, इसका मतलब जो T7 है ये बोला है कि 5वें पद से, तो फिर यहाँ 5वें पद से कितना 12 अधिक है, तो इस 5वें पद में ही 12 अधिक करेंगे, क्योंकि 5वें पद से 12 अधिक। ठीक है, 5वें पद से 12 अधिक मतलब जो 5वां पद होगा उसमें ही 12 अधिक करना है, और वो किसके इक्वल होगा 7वें पद के। भाई यही तो बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो बस ये एक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे, T7 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 6d, यहाँ पर क्या लिखेंगे T5 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 4d, यही लिखेंगे। ये प्लस इज इक्वल्स टू नहीं प्लस बनाएंगे, प्लस का 12। अब ये a से a कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अगर बराबर के इस तरफ और इस तरफ सेम संख्याएं हैं और सेम साइन है तो वो कट हो जाते हैं। इसका मतलब ये 6d, ये 4d इस तरफ आएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना, ये 12 हो जाएगा। अब 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना 2d बचेगा, तो 2d लिख देंगे इज इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो क्या 6 आ रही है, इसका मतलब d की वैल्यू तो 6 हो गई। ठीक, तो 6 हो गई। अच्छा, और क्या है, यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू रखेंगे तो फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो फिर लिख देंगे, अच्छा इसको d लिख देते हैं, और समीकरण जो ये 1 है, तो समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, ठीक है ऐसे करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन है वो लिख लेंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, तो 6 यहाँ पर रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 16, और a भी यहाँ पर लिखा रहेगा। अब a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16, ये 12 वहां जाएगा तो माइनस का, इसका मतलब ये 4, तो a की वैल्यू तो 4 आ रही है, और d की वैल्यू कितनी 6, उसको भी यहाँ पास में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें पूछा क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था वह एपी याद कीजिए, मतलब एक समांतर श्रेणी बनाना है, तो उसके 2-3 पद दिखा देंगे निकाल के, 3 या 4 पद निकाल लेंगे। तो जैसे सबसे पहले T1 निकालेंगे, तो भाई T1 क्या हो जाता है, T1 इज इक्वल्स टू a होता है, तो पहला पद तो ये 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद T2 क्या होता है, T2 होता है a प्लस d, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 4 प्लस 6, तो मतलब कितना 10, तो ये दूसरा पद हो गया। अब T3, तो T3 क्या होगा, a प्लस 2d होता है, तो a का मतलब कितना 4 प्लस 2 लिखा रहेगा, और d का मतलब कितना 6, तो फिर 6 दूनी 12, और 12 में ये वाले 4 जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना 16, तो यहाँ तो 16 हो गया। ठीक, T4 और लिख लेते हैं, T4 a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 और प्लस, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 6, तो 6 तियां कितना 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 22, तो यहाँ हो गया 22। ये देखिए हमारे पास 4 पद निकल आए, तो बस अब यहाँ लिख देंगे कि एपी सीरीज या फिर एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारी क्या है 4, फिर 10, फिर 16,
फिर ये 22 एंड ऐसे डैश 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 लगा के इसको छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो उन्होंने पूछा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है एपी माने समांतर श्रेणी 3 8 13 और डैश 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 253 में अंतिम पद से बोला है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से, देखिए अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब है इसमें एक फार्मूला होता है, पहले आप वो फार्मूला लिख लीजिए। अंतिम पद से, अंतिम पद से nवां पद। ठीक है, तो अंतिम पद से जो nवां पद होता है वो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले से आप जब भी अंतिम पद से कोई पद पूछेगा तो आपको इस फार्मूले से निकालना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऐसे। ठीक है, चलिए अब बोला है ये जो सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पद दिया हुआ है, तो पहला पद जो दिया है वो क्या है, 3 है, फिर ये 8 है, फिर ये 13 है और फिर जो लास्ट टर्म दिया है क्या 253 है। ठीक है, तो जो ये एल होता है ना, एल इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर जो एल है, एल को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इस एल का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। तो बस इस फार्मूले में मान रखेंगे। हमें क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो यानी कि n बराबर 20 दिया हुआ है, कह सकते हैं कि n बराबर 20 दिया हुआ है और l हमें लास्ट टर्म चाहिए होता है। तो लास्ट टर्म कितना है, ये है, तो l की वैल्यू है 253 और n तो 20 हो गया। अच्छा, d की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो d की वैल्यू कितनी, 8 में से अगर हम 3 घटाते तो 5 बचेगा, मतलब d की वैल्यू हमारे पास 5 है। सारी वैल्यूज आ गई, तो बस अंतिम पद से nवां पद निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब अंतिम पद से 20वां पद, क्योंकि 20वां पद ही पूछा है हमें, तो बस अब हम ये फार्मूला लिखेंगे क्या, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या है 253 माइनस n माइनस 1। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, 20 है। देखिए 20वां पद मतलब n की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ ये 20 लिखी हुई है। ठीक, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर कितना 5 लिख देंगे। अब बस 253 माइनस और ये कितना 19 हो जाएगा, 19 गुणे 5, तो इसका मतलब 253 माइनस 19 बचे 95, इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 4 तो 4 यानी कि 14, 14 में से 5 गया तो 14 में से 9 गया तो बचेगा 5 और यहाँ 1, तो 158 ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अंतिम पद से जो 20वां पद हो जाएगा वो 158 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो जो पहला पॉइंट है वो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे और 10वें पदों का योग कितना, 44 है। फिर बोला है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ज्ञात करने हैं, इसके निकालने हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो चौथा और 8वां पद, इसका जो योग 24 है, पहले वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका आंसर जब हम शुरू करेंगे तो कैसे, T4 क्योंकि चौथा पद बोला है, प्लस फिर 8वां पद बोला है तो T8 इज इक्वल्स टू क्या, ये 24 है तो 24 लिख लेंगे। एक तो ये हमारी यहाँ से इक्वेशन बनेगी। दूसरा बोला है छठे और 10वें पद, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, T6 प्लस 10वां पद, इसका मतलब है क्या, T10, T ऑफ 10, ये 10 बना हुआ है। तो ये छठा पद प्लस 10वां पद, उसका जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो 44 है, तो फिर यहाँ पर भी ऐसे 44 लिख लेंगे। अब T4 का इसका मतलब होता है A प्लस 3D, भाई 4 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ T8 है तो इसका मतलब A प्लस 7D इज इक्वल्स टू क्या, 24, ये लिख देंगे। अब A और A मिला के कितने हो जाएंगे, 2A। ठीक है, अब ऐसे ही 3D और 7D, तो इसको मिला करके हो जाएंगे 10D इज इक्वल्स टू क्या, 24 हो जाएगा। अब इन सब से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ A आ जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ 5 लिख देंगे, 5D इज इक्वल्स टू 24। अब जो ये 2 है 24 को कट कर देगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब हम लिख देंगे A प्लस 5D इज इक्वल्स टू क्या, 12। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये T6 है तो इसके लिए हम लिखेंगे A प्लस कितना 5D प्लस T10 है तो इसके लिए A प्लस 9D इज इक्वल्स टू कितना 44। A और A मिला के फिर से 2A हो जाएंगे, प्लस ये 5D और ये 9D, तो 5D और 9D मिला के कितने 14D हो जाएंगे इज इक्वल्स टू कितना 44। ठीक है, तो ये 2A और 14D, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा A और यहाँ 7D। ठीक है, और इज इक्वल्स टू कितना 44। अब जो ये 2 है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ने इसको कट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है A प्लस 7D इज इक्वल्स टू
22। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर a प्लस 5d इज इक्वल्स टू क्या 12। यहाँ पर है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू कितना 22। अब इन दोनों को हम घटा रहे हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 में से 5 घटेगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 7 से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 2d आ जाएगा। 22 से अगर हम 12 घटाते हैं तो फिर माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू, ये तो पहले कैंसिल हो गए माइनस से माइनस, ठीक है, 10/2, तो इसका मतलब 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 ये वाली लिखी हुई है, इसी को लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि a प्लस 5d इज इक्वल्स टू कितना 12 है। तो a प्लस 5 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो फिर पे 5 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 12। a इज इक्वल्स टू 12, और ये 5 25, 25 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 25 में से 12 घटाएंगे तो फिर माइनस का 13 बचेगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू माइनस की 13, ये यहाँ पर ये a की वैल्यू माइनस की 13 हो गई। तो अब जो हमें सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए देखिए इसमें सीरीज में सिर्फ 3 पद चाहिए हमें, ये 3 पद, ठीक। तो लिखेंगे AP के 3 पद कौन कौन से होंगे, एक T1, एक T2 और एक T3। तो T1 के लिए तो सिर्फ a ही होता है, तो a का मतलब क्या, पहला तो माइनस का 13 हो गया, और T2 के लिए क्या होता है a प्लस d होता है, तो इसका मतलब माइनस का 13 प्लस का 5। तो जब 13 में से हम माइनस के 13 से जब 5 घटा देंगे तो माइनस का 8 बचेगा, दूसरा टर्म तो ये हो गया। और T3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, ठीक है, तो माइनस का 13 प्लस 2 गुणे 5, अच्छा 5 दूनी 10, 13 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो यानी कि ये आ गया हमारा तीसरा टर्म। अब बस जो हमें 3 पद लिखने थे वो लिख देंगे, क्या 3 पद कौन कौन से, T1 इज इक्वल्स टू माइनस का 13, फिर T2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, और T3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। बस ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। जो ये बोला है कि 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, इसका मतलब ये ए दे रखा है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती गई, तो जो प्रत्येक वर्ष उनका बढ़ रहा है वो 200 रुपए बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये, अगर इसे हम एक सीरीज बनाए तो 5,000 तो उनका पहले वर्ष था, और दूसरे वर्ष में था तो उनका 5,200 रुपए था, ठीक है। तो फिर तीसरे वर्ष में 5,400 रुपए, क्योंकि हर वर्ष 200 रुपए बढ़ रहा है। देखिए प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि की गई, तो मतलब यहाँ 5,000, यहाँ 5,200, 5,400, ऐसे ही करते करते फिर क्या बोला है कि किस वर्ष में उनका जो वेतन है 7,000 हो जाएगा, यानी कौन सा वर्ष ऐसा आएगा, ठीक है, किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। इसमें भी n ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर जो a की वैल्यू दी है वो क्या है 5,000, उसके बाद d की वैल्यू 5,200 से अगर हम 5,000 घटाते तो भाई 200 आ जाएगा, और जो ये लास्ट टर्म है ये an दे रखा है क्या 7,000, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब किस वर्ष, तो हमें बताना है ना किस वर्ष, यानी अगर मान लो 2 आता है 2वें वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, कोई वर्ष इसमें आएगा तो वो बताना है किस वर्ष, ठीक। तो चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n की वैल्यू कितनी है 7,000 इज इक्वल्स टू यहाँ है 5,000 प्लस n माइनस 1, और n की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, और d की वैल्यू कितनी है 200 है, 200 लिख लेंगे। अब 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 200 आगे लिख लेंगे, फिर यहाँ से n माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे, घटा देंगे आपस में, तो यहाँ 2,000 आएगा, फिर यहाँ 200 n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ 2,000 बटे जो ये 200 है ये बटे में लिख देंगे, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10, ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना 11, ठीक है। तो मतलब किस वर्ष, तो 11वें वर्ष, तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो क्या लिख देंगे कि 11वें वर्ष, 11वें वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपए हो गया होगा, ठीक। बस इतना लिखना था, और ये वाला हमारा पूरा आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी n ही ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट है उसने जो फर्स्ट बार जो बचत की थी ₹50 की थी, तो इसका मतलब अगर हम इससे एक एपी सीरीज बनाना चाहें तो क्या बनेगी 50, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो 50 है, पहला जो टर्म है यहाँ पर। उसके बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। इसका मतलब 50 में अगर हम 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 67.5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें फिर से हम 17.5 जोड़ देंगे 85.0, ठीक है। अगर हम इसमें भी 17.5 जोड़ेंगे तो 85.0 हो जाएगा। और इसी प्रकार डैश 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 करते हुए कितना 207.50, ये एक सीरीज बन जाएगी। अब बस यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब a तो हमें दिया है, a क्या है 50 है, और d की वैल्यू कितनी है 17.5 है, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो यही बचेगा 17.5। उसके बाद n तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और ये a ऑफ n दिया है, a ऑफ n कितना है 207.50, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह कितना रख देंगे 207.50 इक्वल्स टू ए क्या है 50 है, प्लस एन माइनस वन तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और डी की वैल्यू क्या है 17.5, ये लिख देंगे यहाँ पर। अब 207.50 माइनस 50, इसमें से हमको 50 घटाना है, तो मतलब 50 के बाद आगे 2 जीरो लगाएंगे फिर इसको घटाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 207.50, इसको हमें कितना 50 घटाना है ना, तो 50 कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ 0.00, तो यहाँ 0, 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ 7 में 0 गया तो 7, और यहाँ 20, अब 20 में 5 घटाएंगे तो 15, तो 157.50 ये आएगा हमारा। यानी इनको इनको घटा के हमारा ये आएगा क्या 157.50, तो ये लिख लेंगे। अच्छा इस तरफ क्या बचेगा 17.5 और ब्रैकेट में n माइनस वन, ये इतना बचेगा। अब जो ये 17.5 है ये अपॉन में चला आएगा क्या 17.5, और यहाँ n माइनस वन ये लिखा रहेगा। अब जो ये लिखा था 157.50, उसके नीचे ये लिखा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, लेकिन यहाँ 2 अंक थे यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक जीरो और बना लेंगे, फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 157.5 ये बचा, और यहाँ से 175 ये बचा, यहाँ से n माइनस वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो ये 175 है, देखिए ये जो 175 है इसका टेबल पढ़िए 4 बार या 5 बार या 6 बार, तो हम इसका टेबल लगभग 7 बार पढ़ते हैं। तो 7 मैंने 35 का 5 हासिल 3, और 7 3 21, 21 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9। देखिए हमारे पास कुछ इतना आया है, तो अभी तो ये बहुत ही कम है, इसका मतलब और थोड़ा टेबल पढ़ के देख लेते हैं। तो अगर हम इसका टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं तो 9 पन्ने 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 64 65 66 67 67 का 7 हासिल 6, 9 एकम 9 6 15। देखिए यहाँ पर ये आ जाता है क्या 1575, यानी कि ये पूरा पूरा 9 टाइम कट रहा है यहाँ पर। तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 मतलब 10। यहाँ पर जो आंसर है वो 10 आएगा, ठीक। तो बस n ही पूछा था, और ये पूछा नहीं था कितने समय क्या कुछ तो पूछा नहीं था, सीधे n बराबर 10 यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अच्छा ये वाला कट आप डायरेक्ट ही अंदाजा लगा सकते थे, जो ये हमने कट किया डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते थे कि कितने से जाएगा। हमने तो आपको करके दिखाया, लेकिन आप अपने आप ही अनुमान लगा सकते थे। कैसे, जैसे यहाँ आगे की 2 संख्याएं हैं, इसमें क्या है 17 है, तो 17 यहाँ लीजिए, यहाँ भी 2 संख्याएं लीजिए, यहाँ पर भी 2 संख्याएं लीजिए। अब देखिए अगर 2 संख्याएं हैं, यहाँ 17 है, यहाँ एक बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या एक संख्या और लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर हमें टोटल 3 संख्याएं लेनी है। अगर हम 17 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 बार में 153 जा रहा है, मतलब 9 बार में 153 आएगा, लेकिन यहाँ 157 है, इसका मतलब ये है कि 9 टाइम्स तो ये जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। तो आप अंदाजा इसमें ये लगा सकते हैं कि कितनी बार लगभग जा रहा है अप्रोक्सीमेट में, ठीक। तो आप सीधे 9 बार भी कर सकते थे, और 9 से इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक।